हेलो प्यारे बच्चों, तो अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे 7 अप्रैल के शिफ्ट 2 के। ठीक है, तो चलिए फिजिक्स के क्वेश्चन देखते हैं अभी। ये फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट। ये सर्किट दिया हुआ है, थोड़ा सा गलत यहाँ पे प्रिंटेड है, इसको करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह बनेगा ये, ठीक है, कुछ इस तरह बनेगा। ये दोनों सिग्नल्स अलग अलग जाएंगे, अगर इसको टच कर देंगे तो मीनिंगलेस सा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया। कंसिडर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट, द आउटपुट इज y इक्वल टू 0 व्हेन। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं तो ऑप्शन चेकिंग का है ये। a इक्वल टू 1 रख दे, b इक्वल टू 1 रख दे, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, तो ये अपने को दिख रहा है यहाँ पर एंड गेट, तो आउटपुट आएगा 1। और a इधर से 1 जाएगा, बट ये नॉट गेट लगा है तो ये 0 हो जाएगा। ये सिग्नल इधर से 1 आ रहा है, ये 0 हो जाएगा, और इधर से ये 1 जा रहा है। ठीक है, तो इधर से 1 जा रहा है, इधर से ये 0, एंड ये दिख रहा है और गेट है, तो आउटपुट आएगा 1। और गेट है, 1 और 0 का आउटपुट 1 आएगा, तो 1 and 1 इसमें जाएगा, 1 and 1 एंड 1 and 1 जाएगा, तो ये नैंड गेट दिख रहा है, पहले एंड है उसके आगे नॉट है, तो ये नैंड गेट है। तो एंड गेट का आउटपुट कितना आएगा, 1 and 1 जा रहा है तो 1, बट ये नॉट लगा हुआ है तो आउटपुट हो जाएगा 0। इस पूरे गेट को अपन नैंड गेट भी बोलते हैं। ठीक है, एंड प्लस नॉट, तो एंड का आउटपुट आएगा 1 and 1 जा रहा है 1, बट नॉट लगा है तो 0, तो हमें तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट मिल गया। तो यहीं से आगे बढ़ सकते हैं, और आगे हमें इस क्वेश्चन में टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन मिला, काम खत्म। ठीक है, यूनिट ऑफ अंडर रूट 2i बाई एप्सिलॉन नॉट c पूछा है। अच्छा, i यहाँ पे इंटेंसिटी है बच्चों। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर, यूनिट होती है इसकी वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली ये होता है पावर पर यूनिट एरिया, तो पावर का यूनिट वाट, वाट पर मीटर स्क्वायर आ गया। अब वाट को क्या लिख सकते हैं, वाट को आप लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड इज पावर, और वाट तो जूल पर सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। लगातार ऑप्शन पे नज़र बनाए रखें, न्यूटन आ रहा है ऑप्शन में, न्यूटन, मीटर, वोल्ट, मीटर ऐसे दिया हुआ है, न्यूटन न्यूटन न्यूटन, 3 ऑप्शंस में तो आ ही रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर इसको न्यूटन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो जूल क्या होता है, वर्क, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स का यूनिट इंटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, अपॉन सेकेंड मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से आ रहा है न्यूटन अपॉन सेकेंड मीटर। ये तो आई का यूनिट हमने बना लिया, न्यूटन इसलिए रखा क्योंकि हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ पे आकर होता है, देखो फोर्स के फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला सोच लिया, यहाँ से 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पकड़ लेंगे। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से क्या आ रहा है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से मिल रहा है हमें फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अच्छा, सिर्फ यूनिट लिखना है तो 4 पाई को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, 4 पाई का कोई मतलब नहीं है, यूनिट लेस क्वांटिटी है और डायमेंशन लेस तो है ही है, यूनिट भले आप बोल सकते हैं हाँ रेडियन है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट मैंने लिख लिया यहाँ पर सीधे, F इंटू आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। तो यहाँ पर ये कितना सॉल्व हो के आ रहा है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये मिल रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इंटू कूलम, दैट इज कूलम स्क्वायर। ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट मिल गया। अब इसके बाद c स्पीड ऑफ लाइट है, तो c का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब रखते हैं और सॉल्व करके रिजल्ट ले आते हैं। 2 का तो कोई यूनिट होगा नहीं, तो ये जो पूछा गया है i बाई एप्सिलॉन नॉट c, बाद में रूट भी ले लेंगे, i बाई एप्सिलॉन नॉट c सॉल्व कर लेते हैं। तो i क्या है, न्यूटन सेकेंड अपॉन सेकेंड इंटू मीटर, और 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर कूलम स्क्वायर, एंड c ये स्पीड ऑफ लाइट है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड को डिवीज़न में लिखना है, दैट इज़ रेसिप्रोकल इसका लिखोगे तो सेकंड बाई मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फाइनली ले क्या लेना है, अंडर रूट, तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है न्यूटन स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर अंडर रूट, ये आ रहा है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 4th नंबर। ठीक है,
Let's move on to the next question now. Given below are two statements. assertion reason का सवाल है. assertion क्या बोल रहा है? radius vector from the sun to a planet sweeps out equal areas in equal intervals of time. तो ये तो केपलर सेकेंड लॉ है, करेक्ट है. अच्छा, ये क्यों आता है, क्यों ऐसा होता है? केपलर सेकेंड लॉ कहाँ से प्रूव होता है? बिकॉज एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ द सन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सेंटर ऑफ द सन रिमेन्स कंजर्व्ड. तो पढ़ते हैं आगे. फॉर अ सेंट्रल फोर्स फील्ड द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट और कंजर्व्ड. तो बात तो ये भी सही है. और केपलर सेकेंड लॉ जब आप डिराइव करते हैं, केपलर सेकेंड लॉ प्रूव कर सकते हैं, तो वहाँ से क्या आता है? एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी. एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एल बाई टू एम. ठीक है, डी ए बाई डी टी एल बाई टू एम ऐसे करके प्रूफ मिलता है. तो ये डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट इसलिए हो पाता है, ये देखो लिखा ना, इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम. मतलब डी ए बाई डी टी एरियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट इसलिए हो पाती है क्योंकि एल क्या रहता है? कांस्टेंट. तो मतलब हम कह सकते हैं ए करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, एंड आर इज़ द रीज़न. एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसी वजह से डी ए बाई डी टी भी क्या है? कांस्टेंट है. तो आर इज़ द रीज़न फॉर ए. तो कौन सा आएगा इसमें? जल्दी से सेलेक्ट कर लें. फर्स्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी assertion रीजन का ही है. आउटर बॉडी एंड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज मेड ऑफ मेटल विच प्रोटेक्ट्स पर्सन सिटिंग इनसाइड फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक्स. बिजली गिरेगी अगर एयरक्राफ्ट पे तो अंदर बैठे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा? उसका रीज़न लिखा हुआ है. और आपने ये पढ़ा भी है क्लास में कि कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है, अगर कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है तो बाहर वाले चार्जेस की वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगी वो ज़ीरो होगी हमेशा. फील्ड क्या होगी? ज़ीरो. मतलब बाहर वाले चार्जेस, सरफेस इंक्लूडिंग सरफेस हो गया, बाहर हो गया, यहाँ कहीं भी चार्जेस हैं. ठीक है, चार्ज का फ्लो भी हो रहा है, चार्जेस हैं, अंदर कोई इफेक्ट इलेक्ट्रिकली नहीं आएगा. तो एयरक्राफ्ट भी तो मेटल का है. एयरक्राफ्ट भी हॉलो स्फीयर टाइप का बिहेवियर हो गया, ऐसा हॉलो मेटल कैविटी. तो ये कैविटी हो गई, तो बाहर कोई भी चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इसके ऊपर भी सरफेस पे भी आ गए, तो अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो अंदर बैठे हुए जो पर्सन्स हैं वो अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर पढ़ सकते हैं, सॉरी. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एनक्लोज बाय अ कंडक्टर इज ज़ीरो. तो वही लिखा हुआ है जो मैंने समझाया कि इनसाइड द कैविटी, ये कैविटी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर चार्जेस क्या रहती है? ज़ीरो रहती है. तो इसीलिए ये अंदर जो है, जो भी पर्सन बैठे हैं, ये प्रोटेक्टेड रहेंगे फ्रॉम द आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड्स. ठीक है, तो कह सकते हैं ए करेक्ट है, ए सही है, और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए इज़ करेक्ट, आर इज़ करेक्ट, एन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो यहाँ पे तो थर्ड आ रहा है. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. द इक्वेशन ऑफ अ वेव ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग इज y इज इक्वल टू sin 20 पाई x प्लस 10 पाई t. ठीक है, where x and t are distance and time in SI units, minimum distance between 2 points having the same oscillating speed. अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग सेम ऑसिलेटिंग स्पीड. तो इसके लिए अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं वेव का, तो ये दिख रहा है, ये मीन पे है, ये भी मीन पे है, तो इसकी वेलोसिटी इधर जा रही है सपोज. तो इसकी वेलोसिटी अगर v है, ए ओमेगा मैक्स वेलोसिटी होगी, तो इसकी भी v होगी ए ओमेगा. मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? सेम, डायरेक्शन अपोजिट होगा. तो यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखना है. तो इसकी ए ओमेगा है, इसकी भी ए ओमेगा है, दोनों के बीच कितना गैप दिख रहा है हमें? लैम्डा बाई टू. तो पॉइंट्स हैविंग सेम स्पीड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लैम्डा बाई टू. ठीक है, लैम्डा बाई टू पता करेंगे.
मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ से अपन कंपेयर करें y इज इक्वल टू साइन, ये क्या होता है यहाँ पे 2π/λx प्लस ओमेगा टी, यही क्वेश्चन होती है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी आता है a, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो वही के एक्स लिखा है, के होता है 2π/λx प्लस ओमेगा टी। तो यहाँ से कंपेयर करके मिल रहा है 2π/λ इट इज़ इक्वल टू 20π। एक्स का कोफिशिएंट 20π है, यहाँ 2π/λ है। यहाँ से कैंसिल किया हमने पाई से पाई और यहाँ से लैम्डा निकाल लिया, लैम्डा इज इक्वल टू 1/10 मीटर। ठीक है, 1/10 मीटर। λ/2 कितना आ गया, λ/2 आ गया 1/20 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा अपना, फोर्थ ऑप्शन 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज हायर देन दैट ऑफ एयर, पक्का सही है, तो बिल्कुल इजी है। तो नेक्स्ट, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास डेंसिटी, ये गलत है, ऐसा कोई रिलेशन ना पढ़ते हैं ना पढ़ाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अपन समझ गए ए तो सही है, आर गलत है। तो ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट। तो कौन सा आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हीलियम एंड आर्गन दोनों ही मोनोएटॉमिक गैसेस हैं, ध्यान दो। हीलियम गैस भी मोनोएटॉमिक है, आर्गन भी मोनोएटॉमिक है। पुट इन अ फ्लास्क एट द रूम टेम्परेचर 300 केल्विन, रेशियो ऑफ देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस के लिए लिखिए तो होता है ये हाफ इंटू एफ इंटू के टी। के इज़ बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, हाफ इंटू एफ इंटू के टी। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है यहाँ पे क्योंकि दोनों मोनोएटॉमिक है, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू के टी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, टेम्परेचर भी सेम है, यहाँ से सीधे हम लिख सकते हैं के इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर दोनों मोनोएटॉमिक हैं तो दोनों में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 होगी। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो के टेम्परेचर के क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है, और टेम्परेचर दोनों का क्या है बच्चों, सेम। देयरफॉर के हीलियम बाई के आर्गन दोनों बराबर होंगे और ये रेशियो कितना आ जाएगा, 1। तो कौन सा ऑप्शन मिल गया अपने को, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इज इट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एसर्सन रीजन का दिखाई दे रहा है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, सही है, हम सभी को ये मालूम है मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। और क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, इसके पीछे का रीज़न भी मालूम है। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, इस तरह क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो कुछ इस तरह फिगर बनता है ना। तो अगर आप मैग्नेट को कट भी कर दोगे कहीं बीच से, सपोज हमने इसी मैग्नेट को कट कर दिया, तो ये नॉर्थ है, इस यहाँ से कट कर दिया, तो फील्ड लाइंस इधर से निकलेंगी, इसमें एंटर होंगी और अंदर भी बनेंगी। तो जिधर से फील्ड लाइंस एंटर हो रही, क्योंकि क्लोज लूप बनना तय है, फिक्स है, क्लोज लूप तो बनना ही है, तो जिधर से एंटर होंगी ये कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ। तो हमेशा नॉर्थ पोल अगर है तो साउथ पोल भी होगा। ठीक है, मोनोपोल्स नहीं हो सकते। इधर अगर नॉर्थ पोल है तो अगर आपने ये कट कर दिया, ये वाला हिस्सा हटा दिया मैग्नेट का, ये वाला हिस्सा मैग्नेट का हटा दिया, तो हटाने के बाद ये साउथ बन जाएगा। देखो यहाँ पे दिखाया है। तो मोनोपोल्स इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप्स। तो हम कह सकते हैं आर करेक्ट है, क्योंकि इसमें भी वही लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड फॉर्म क्लोज लूप। तो ए एंड आर दोनों करेक्ट है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब
अगला क्वेश्चन देखो, मैच द कॉलम है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं बदलता है, टी इज़ कांस्टेंट, तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो इंटरनल एनर्जी भी नहीं बदलेगा। तो ए का तो 4 आ रहा है, ए का 4 किस में गिवन है, तो या तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है आंसर या फिर थर्ड ऑप्शन हो सकता है। आगे चेक करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू 0 होता है, तो एडियाबैटिक के लिए आ गया सेकंड ऑप्शन बी का सेकंड। तो बी का सेकंड किस में मैंशनड है, बी का सेकंड इसमें मैंशनड है। फर्स्ट और थर्ड को देखो, सिर्फ बी का सेकंड इसमें मैंशनड है, तो फर्स्ट नहीं आंसर होगा, थर्ड होगा। अब आगे चेक कर सकते हैं, आंसर हमारा आ चुका है, आगे चेक कर सकते हैं। सिर्फ आइसोबैरिक में टेम्परेचर बदलता है, तो फिर कह सकते हैं डेल्टा यू भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो आइसोबैरिक का थर्ड आ गया, तो सी का थर्ड है। ठीक है, आंसर अपना कंफर्म कर रहे हैं, आंसर आ चुका है। फिर डी देखते हैं, आइसोकोरिक में वर्क डन क्या होता है, 0, क्योंकि वॉल्यूम नहीं बदलता है। तो डी का क्या फर्स्ट गिवन है, इसमें डी को फर्स्ट गिवन है, तो 100% श्योर हो गया कि थर्ड ऑप्शन ही आंसर होगा। इज इट क्लियर टू यू? नाउ मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, ये भी मैचिंग लिस्ट है और आसान है। मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन एल क्यूब। किस में मिल रहा है, ml-3 यहाँ मिल रहा है, तो बोल सकते हैं इसका तो फोर्थ ऑप्शन होगा, ए का फोर्थ दोनों यहाँ मिला, तो दो आंसर हो सकते हैं। आगे चेक करते हैं। आगे चेक किया हमने इम्पल्स क्या होता है बच्चों, बोलो भैया, फोर्स इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा ml-t-2, फोर्स लिखा है इंटू टाइम लिख दिया, तो ml-t-1 मिल रहा है, ml-t-1 यहाँ मिला सेकंड ऑप्शन में। तो बी का सेकंड ढूंढो किस में, अच्छा बी का सेकंड इसमें भी, बी का सेकंड इसमें भी है, तो अभी तो दोनों आंसर ही हो सकते हैं। आगे चलते हैं। पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ml-t-2 आएगा अपॉन टाइम, तो यह आ जाता है ml-t-3। ml-t-3 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो सी का 1 आना चाहिए। सी का 1 इसमें तो मुझे दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, फोर्थ वाला आंसर होगा। डी चेक कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू रेडियस स्क्वायर, MR स्क्वायर टाइप का होता है ना, आगे कुछ नंबर होता है, तो MR स्क्वायर मतलब ML स्क्वायर किस में दिख रहा है, थर्ड, तो डी का थर्ड आ रहा है क्या, कंफर्म करते हैं, डी का थर्ड आ रहा है, तो ये आंसर आ गया फोर्थ। इज इट क्लियर टू यू? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का दिखाई दे रहा है, सीधे क्या बोला है, अ ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ए, तो ये ट्रांसपेरेंट ब्लॉक रखा हुआ है, फिगर बना हुआ है यहाँ पे, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.25 इज सराउंडेड बाय अनदर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1, तो इधर तो 1 है और इसका है म्यू इक्वल टू 1.25। A light ray is incident on the flat face of the block with incident angle theta as shown in the figure. What is the maximum value of theta for which light suffers TIR at top surface? यहाँ पे TIR करवाना है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे TIR करवाना है, तो TIR करवाने के लिए ये एंगल कम से कम थीटा सी होना चाहिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हिंट भी दे रहे हैं, तो ये थीटा सी होना चाहिए, ये थीटा सी होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा सी होना चाहिए। अच्छा थीटा सी पता कर लेते हैं, साइन थीटा सी इज म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, म्यू रेयरर तो 1 दे रखा है, डेंसर का दे रखा है 1.25, तो आ गया 100 अपॉन 125, ये आ गया 4/5, साइन थीटा सी 4/5 है, मतलब थीटा सी मिल रहा है 53 डिग्री। अच्छा ये अगर 53 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी सॉल्व होकर आ चुका है 37 डिग्री। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1.25, इधर म्यू टू 1.25 है, 1.25 साइन 37 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 1.25 इज अगेन 125/100 इंटू साइन 37 आप सबको पता है 3/5 होता है बच्चों, ठीक है, साइन 37 इज 3/5, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 25, ठीक है,
25 से 100 को डिवाइड करोगे तो ये 4 हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू मिल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो थीटा इक्वल टू मिल जाएगा साइन इनवर्स 3/4। तो कौन सा आंसर मिल गया यहाँ पर? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, ये डाइपोल का है। लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है इस क्वेश्चन की। अ डाइपोल विथ 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम magnitude each with separation distance 0.5 micrometer is placed between the plates of capacitor such that its axis is parallel to electric field। ठीक है, तो मैंने कैपेसिटर की प्लेट्स बना ली, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, नेगेटिव हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो अपना जो डाइपोल रखा है वो भी ऐसे ही रखा है शुरू में, ठीक है, इसी के अलॉन्ग रखा है, इसी के ऐसे रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और डाइपोल भी ऐसे रखा हुआ है, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। ठीक है, इधर माइनस क्यू है और इधर प्लस क्यू है, क्यू की वैल्यू गिवन है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया ये भी गिवन दिख रहा है, 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 5 वोल्ट। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी दिया हुआ है 0.5 mm। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स भी बच्चों दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अगर मुझे यहाँ से सॉल्व करना है टॉर्क, क्योंकि आगे लिखा हुआ है इफ द डाइपोल इज रोटेटेड बाई 30 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस, अगर इस एक्सिस से 30 डिग्री घुमाया है तो उस पर टॉर्क लगेगा और वो टॉर्क उसको वापस से इसी पोजीशन में लेके आएगा। तो उस टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ लो। इफ द डाइपोल इज रोटेटेड बाई 30 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस इट टेंड्स टू रीअलाइन इन द डायरेक्शन ड्यू टू अ टॉर्क। द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज, तो टॉर्क हमें पता है P क्रॉस E होता है विच विल बी इक्वल टू P साइन थीटा। मैग्नीट्यूड लिखें अगर P साइन थीटा, तो P की वैल्यू होती है Q इंटू L। L गिवन है, ये सब रखना पड़ेगा, Q इंटू L। और E की वैल्यू होती है बच्चों V/D। कैपेसिटर चैप्टर में आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, तो V/D। और साथ में साइन 30 डिग्री, कितने डिग्री घुमाया एक्सेस से? 30 डिग्री घुमाया है। ठीक है, वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी और सही यूनिट्स में भरनी पड़ेंगी। क्यू कितना गिवन है? 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 टू द पावर -6। लेंथ कितनी गिवन है? लेंथ मीन्स डाइपोल की लेंथ। तो कितना सेपरेशन है? 0.5 माइक्रोमीटर, ध्यान देना माइक्रोमीटर में है, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। तो ये तो मैंने QL की वैल्यू भरी है अभी सिर्फ। V/D, V कितना है? 5 वोल्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दो, 5 वोल्ट। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 0.5 mm, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। V/D साइन 30 कितना होता है? हाफ। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर टू यू? Hello students, now the question number 38, which one of the following force cannot be expressed in terms of potential energy। हमें बताया कि potential energy हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसी के लिए हम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर कूलाम्ब फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स 4 दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स के लिए हम लोग बिल्कुल भी पोटेंशियल एनर्जी को नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आता है हमेशा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ही क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दैट्स वाई इसके लिए कभी भी पोटेंशियल एनर्जी को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नाउ द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, एन ऑब्जेक्ट विद मास 500 ग्राम मूव अलोंग एक्स एक्सिस विद स्पीड v इज इक्वल टू √4x मीटर पर सेकंड, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है 500 ग्राम का दिया हुआ है
इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F, और उसकी वजह से जो इसको स्पीड मिली है वो मिली है 4√x। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो सिंपल सी बात है, फोर्स निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा मैं? सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट करो dv/dx। तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4 1/√x 2 टाइम्स ऑफ √x, ये हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? a = कितना होता है प्यारे बच्चों? v। एक्सेलरेशन इज v dv/dx। व्हाट इज द v? v इज 4√x और व्हाट इज dv/dx? 4/2√x। ओके, तो √x से √x गया, ये कितना हो गया? 16/2 हो गया। तो ये कितना हो गया बेटा? 8 मीटर/सेकंड²। तो दिस इज द एक्सेलरेशन। ओके, तो फोर्स इजिकल टू कितना होता है आपका? एम ए होता है। एम कितना है? 500 ग्राम। यदि उसको किलोग्राम में दो तो 1/2 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 8 हो जाएगा, यानी कि आपका फोर्स आ जाएगा 4 न्यूटन। ओके, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? फर्स्ट चला जाएगा। आंसर इज 4 न्यूटन। एक यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, A photoemissive substance is illuminated with a radiation of wavelength lambda I so that it releases electron with de Broglie wavelength lambda E। ओके, उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, उस पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी से उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ हम लोगों ने निकाल लिया। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन दैट कैन एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन इज लैम्डा नॉट। मतलब ये उन्होंने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दिया। द एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय, हमें ये निकालना है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से Hc/λ1 बराबर कितना होता है बच्चों? 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। इसको आगे सोल्व करते हैं तो Hc/λ1 बराबर 5 कितना हो गया आपका? Hc/λ0 हो जाएगा ये आपका। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी? p²/2m। ओके, नाउ द काइनेटिक एनर्जी पी इसको अब डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए p बराबर कितना होता है आपका? H/λE, यही दिया हुआ है। इसको वापस से रखो, कीप करो। तो Hc/λ1 मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? Hc/λ0 डेट इज इक्वल टू p को रखो आप, तो कितना हो जाएगा? ये ऊपर H²/2m इंटू λE²। हो गया आसान सा काम। अब इसमें थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दो, कैलकुलेशन है केवल और केवल मुझे λE निकालना है। तो H² तो ऊपर है, 2m λE² हो गया, ये भी प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर C कॉमन आ जाएगा और H कॉमन आ जाएगा। तो मैंने Hc कॉमन लिया, तो अंदर कितना आ गया आपका? 1/λ1 माइनस 1/λ0, ये आ गया आपका। इस एज से ये एज गया, C नीचे आ जाएगा, ये पूरा पार्ट नीचे आ जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2m λE² बराबर H/C। थोड़ी सी कैलकुलेशन सावधानी से करना, 1/λ0। तो अगला आंसर आपको दिख रहा होगा। तो λE = अगर मैं अंडर रूट में कर दूँ इसको पूरा, तो H तो ऊपर हो गया और डिवाइड हो गया 2mC, और ये आपके पास आ गया 1/λ1 माइनस 1/λ0। दिस इज योर आंसर। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा था क्वेश्चन के अंदर, वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो कौन सा आया भैया? HB जो था वो रूट के अंदर था। आप ध्यान से देखें तो H है वो भी रूट के अंदर था। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4th। ओके, नेक्स्ट। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 41। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। असर्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। द डेंसिटी ऑफ द कॉपर एंड न्यूक्लियस, कॉपर न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कार्बन न्यूक्लियस। ये तो एकदम ही गलत हो गया।
डेंसिटी ऑलमोस्ट 10⁻17 kg/m³ होती है, हम सब जानते हैं इसको अच्छे से, और ये कांस्टेंट होती है। क्या होती है? ये कांस्टेंट होती है। तो ये क्या हो गया आपका? नॉट करेक्ट हो गया। असर्शन तो कितना हो गया आपका? नॉट करेक्ट। ओके, दिस इज नॉट करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। और दूसरा क्या है रीजन? द न्यूक्लियस ऑफ ए मास नंबर ए हैज ए रेडियस प्रोपोर्शनल टू ए की पावर। यस, एकदम करेक्ट है। कितना होता है रेडियस? आप सब जानते हैं, आर बराबर आर नोट ए की पावर 1/3। हम सबने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। तो ये क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। तो इसके हिसाब से जो आपका आंसर चला जाएगा, ए इज नॉट करेक्ट बट बी इज करेक्ट। तो आंसर 2 इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हेलो स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, द डायमेंशन ऑफ अंडर ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डेट ऑफ। तो इसकी डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए। तो म्यू नॉट की जो डायमेंशन है आपकी, वो कितनी हो जाएगी आपकी म्यू डायमेंशन? द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट दैट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी हमारे पास? एम एल T-2 और A-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट। ओके, लाइक डेट हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज M-1 L-3। ओके, और क्या हो जाएगी हमारे पास इसकी? T⁴ और A2। दिस इज डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो ये कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे अपन लोग तो कितना हो जाएगा? m अपॉन m। तो m की पावर कितना हो जाएगा? 2, l की पावर कितना हो जाएगा? 4, t की पावर कितना हो जाएगा? -6, और a की पावर हो जाएगा ये आपका -4, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/2। तो ये डायमेंशन होती है ML2 T-3 A-2। और ये डायमेंशन किसके बराबर? इन चारों में से। तो रजिस्टेंस की डायमेंशन के बराबर होती है R=V/I। जब आप इसे लिखेंगे तो यू विल गेट कि इसकी डायमेंशन ML2 T-3 और A-2 के बराबर हो जाएगी। डेट्स वाई इसका आंसर कौन सा चल जाएगा? फर्स्ट चला जाएगा। डायमेंशन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होता है। थोड़ी सी डायमेंशन हमें याद भी रखनी चाहिए ताकि कैलकुलेशन के अंदर इतनी जल्दबाजी ना हो। Now next question is question number 43. A helicopter flying horizontally with a speed of 360 km/h at an altitude of 2 km drops an object at an instant. The object hits the ground at a point O 20 seconds after it is dropped. Okay, 20 सेकंड के बाद वो हिट करता है। Displacement of O from position of the helicopter where the object was released. डिस्टेंस पूछ रहा है केवल बच्चों। तो मान लेते हैं यहाँ पर आपका एक हेलीकॉप्टर है, इसका स्पीड है 360 km/h। ओके, और ये यहाँ से कितना ऊपर है बच्चों? 2 किलोमीटर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया तो अपने लिए। सिंपल क्वेश्चन क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने हमें टाइम भी दे दिया, वरना हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ता। अब जैसे ही इसको रिलीज करेगा तो आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से आएगा, ये ओ पॉइंट पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस डी। सबसे पहले ये पता करते हैं। ओके, तो डी डिस्टेंस कितना हो गया? तो डी हो गया हमारे पास 360 km/h इंटू 20 सेकंड दिया है। तो 20 सेकंड को चेंज करोगे तो 60 इंटू 60, तो ये किलोमीटर में आ जाएगी आपकी डिस्टेंस। इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 0.0006636 2 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया बच्चों? ये 2 किलोमीटर। डी कितना आ गया आपके पास? 2 किलोमीटर। ओके, क्या क्वेश्चन है? ये पूछा है या ये पूछा है? देखो ध्यान, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ फ्रॉम द पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ छोड़ा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये पूछा है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ गया आपका 2√2 किलोमीटर। तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा? आराम से फोर्थ आंसर इज करेक्ट। ओके, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखें इसको।
Question number 44. A capillary tube of the radius 0.1 mm is partly dipped in water, surface tension 79 per centimeter, and the glass water contact angle 0 degree centigrade with contact angle 0 दे दिया अपने को, with 30 degree inclined with the vertical. The length of the water horizon in capillary is. हम सब जानते हैं कैपिलरी एक्शन क्या होता है. किसी वाटर के अंदर एक पतली ट्यूब को डुबोएंगे तो उसके अंदर पानी राइज कर जाएगा. वह कितना पानी राइज करेगा यदि वह जो ट्यूब है आपकी कैपिलरी ट्यूब 30 डिग्री इंक्लाइन है विद द वर्टिकल. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. सबसे डायग्राम बना के देखते हैं अपन लोग का डायग्राम कैसा बनता है. ये आपका डायग्राम हो गया, ये यहाँ वाटर हो गया, ओके, और ये आपकी कैपिलरी ट्यूब हो गई. बड़ा बिल्कुल पतली सी कैपिलरी ट्यूब हो गई कैपिलरी ट्यूब. अब इसमें वाटर राइज करेगा. ये वाटर राइज किया, कितनी हाइट तक वाटर राइज किया? इस हाइट तक वाटर राइज किया. लेकिन लेंथ में कितना गया? क्या एल गया होगा आपका लेंथ में? ये आ गया. और ये वर्टिकल से एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है. तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई, हमें क्या निकालनी? एल निकालनी. तो व्हाट इज द एल? एल cos 30 बराबर एच. एल cos 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू एच. तो व्हाट इज द एल? एल बराबर एच अपॉन cos 30 डिग्री. क्या ये बात क्लियर है? एकदम से एकदम क्लियर बात हो गई. अब देखते हैं कि व्हाट इज द एच. एच किसे निकालूंगा मैं? हम जानते हैं इन कैपिलरी ट्यूब एच इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एच हाइट का. इसे अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा एल इज इक्वल टू 2t cos. अच्छा, कोस थीटा जो है वो 0 डिग्री कॉन्टेक्ट एंगल है, तो मैं यहाँ 0 डिग्री लिख देता हूँ. यहाँ पहले ही दे दिया उन्होंने रो आर रो जी, और नीचे कितना आ जाएगा आपका cos 30 डिग्री. सभी की वैल्यू दी हुई है, आप ध्यान से देखो. 2t कितना दिया हुआ है? 79 में ही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आर कितना है? 0.1 mm में है तो मैं सेंटीमीटर में चेंज करता हूँ, 0.01 सेंटीमीटर. और जो रो है वो 1 हो जाएगा आपका पानी वाटर की डेंसिटी ऑफ वाटर. और जी कितना हो जाएगा? 980 हो जाएगा आपका. और cos 30 हो जाएगा आपका यहाँ पर √3/2. 2 को ऊपर भेज देता हूँ. इन सबको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 16.49 सेंटीमीटर. तो ये लगभग हमारे पास हो जाएगा 82/5. ओके, तो डेट्स वाई इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th आंसर हो जाएगा. यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बढ़िया क्वेश्चन है ये. अ मिरर इज यूज टू प्रोड्यूस एन इमेज विद मैग्निफिकेशन ऑफ 1/4. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 40 सेंटीमीटर देन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. ठीक है, मान लेते हैं यहाँ को ये मिरर है. दिस इज द मिरर, दिस इज मिरर. हमें नहीं पता कुछ, ये मिरर है. मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, तो आप जानते हो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो सेम साइड इमेज बनेगी. तो यहां पर आपका हो गया ये इमेज. इमेज कितना डिस्टेंस से बन रहा है? v पे. दिस इज योर ऑब्जेक्ट. ये कितना बन रहा है? u पे बन रहा है. बन गया इमेज और ऑब्जेक्ट. अब उन्होंने क्या कहा है? इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर. मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई v + u = 40. ये आ गई हमारे पास. क्लियर है? नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन क्या है? m इक्वल टू कितना होता है? -v/u होता है. ये थोड़ा सा इसको सोल्व करूंगा तो ये होगा 1/4 बराबर v, अब माइनस का v अपॉन माइनस का u हो जाएगा, क्योंकि u यहाँ माइनस का है. माइनस माइनस प्लस कर दोगे तो u है मेरा वो कितना हो जाएगा? 4v. u कितना हो जाएगा मेरा? 4v. नाउ इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगी और इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगी. बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस हमें v और u मिल जाएगा. कैसे? आप u को रखो यहाँ पर 4v, तो कितना हो जाएगा? वह 5v. तो v आ जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा? 40/5 यानी कि 8 सेंटीमीटर. ओके, ऐसे जब ये v8 आ गया मेरे पास तो यहाँ रखोगे तो u कितना हो जाएगा मेरे पास? दैट इज द 32 सेंटीमीटर. ठीक है, हमें तो फोकस निकालना है. फोकस का फॉर्मूला फिर जानते हैं, 1/v +
1/u बराबर 1/f कैलकुलेट करते जाइए 1/v कितना हो जाएगा आपका प्लस का 1/32, ये माइनस का 1 कितना हो जाएगा आपका जो u है वो आ जाएगा आपका 8, सॉरी उल्टा लिख दिया अपन ने यहाँ पर, जो आपका ये है आपका 1/v, v कितना है आपका 1/8, ये हो जाएगा -1/32 बराबर 1/f, माइनस क्यू लगाया आपको अच्छे से मालूम है, इसे u नेगेटिव होगा 4 से यहाँ, तो 3/32 बराबर कितना हो जाएगा 1/f। तो जो आपका फोकस आ जाएगा प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा f बराबर 32/3। दिस इज द डिजायर्ड आंसर, और ये लगभग कितना हो जाएगा आपका 10.7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा आपका फर्स्ट आंसर जाएगा। ओके अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 46, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है चार्ज 5 × 10⁻⁻6 कूलम, चार्ज दे दिया। अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट एंड ऑलमोस्ट फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, इफ द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन वन फेस ऑफ द स्लैब इज 4 × 10⁻⁶ कूलम, देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। हम सब जानते हैं इंड्यूस्ड चार्ज का क्या कंसेप्ट होता है। इंड्यूस्ड चार्ज जो होता है वो होता है Q डैश इजिकल टू Q नॉट 1 - 1/k। Q नॉट कितना हो गया हमारे पास 4 × 10⁻⁻6 ये दिया हुआ है, और Q नॉट कितना हो गया 5 × 10⁻⁻6 सोल्व करेंगे 1 - 1/k, तो थोड़ा और सोल्व करेंगे ये 4/5 हो जाएगा आपका, 4/5 -1 बराबर -1/k हो जाएगा, ये -1/5 बराबर -1/k हो जाएगा। तो हमारा आंसर जाएगा k = 5। दिस इज आवर आंसर। तो जो आंसर आएगा k का वो कितना जाएगा 5, तो यहाँ आप क्या फिल कर देंगे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रीजन इज गिवन बाय दिस न्यूटन पर कूलम। द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू रेक्टेंगुलर सरफेस पैरेलल टू XZ प्लेन इज 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम। द एरिया ऑफ द सरफेस इज। आप सिंपल सी बात देख सकते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर, ये x है और ये z है, ठीक है। तो अगर ये प्लेट है यहाँ पर, तो इसमें से जो फ्लक्स निकलेगा वह कौन सी डायरेक्शन में निकलेगा प्यारे बच्चों, वाई डायरेक्शन वाला फ्लक्स निकलेगा। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम आएगा वो केवल वाई डायरेक्शन वाला ही काम में आएगा। तो हम जानते हैं एरिया कितना होता है, फाई बराबर कितना होता है E × A। फ्लक्स कितना दिया है 6, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड लूँगा मैं वाई वाला, वो कौन सा है यहाँ पर 4 × 10⁻³ A आ जाएगा, और इसका एरिया आप कैलकुलेट करेंगे तो 6/4 × 10⁻³। थोड़ा और सोल्व करें इसको आप, तो कितना हो जाएगा आपका ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इस थोड़ा सा ये मीटर स्क्वायर में आएगा, ये जो आंसर आया हमारा मीटर स्क्वायर में आया, और यदि आप इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ऊपर 10⁻⁻4 कर दो, 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 4 × 10⁻3। तो इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ एक बच जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 60/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर इज 15। तो यहाँ हम क्या फिलअप कर देंगे प्यारे बच्चों 15। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 cylindrical रोड A and B of different materials are joined in a straight line. The ratio of the length, radius and thermal conductivity of these rods are this and this. The free ends of the rod A and B are maintained at 400 and 200 Kelvin respectively. The temperature of the rod interface in Kelvin when equilibrium is एस्टेब्लिश। ये क्वेश्चन आपने अच्छे से किया हुआ है, खूब प्रैक्टिस की हुई होगी इस क्वेश्चन की आप लोगों ने। तो यहाँ ध्यान देंगे,
एक रोड ये है और दूसरी रोड एक और है ये वाली। इन दोनों की रोड में क्या अंतर है कि इसकी रेडियस आर ए और इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों, आर बी होगी। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी हो गई, के ए, इसकी कितनी हो गई, के बी। इसकी लेंथ कितनी है, एल ए, यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, एल बी। यहाँ का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 400 केल्विन, और यहाँ का कितना दिया हुआ है, 200 केल्विन। तो ऑब्वियसली हीट करंट क्या ऐसे फ्लो हो जाएगी। तो यहाँ का टेम्परेचर पूछेगा कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर। ठीक है, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होता है। हीट करंट दोनों में सेम जाएगी, तो के एरिया ए कितना हो जाएगा, पाई आर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 माइनस टी, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका एल ए, बराबर के बी पाई आर बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा टी माइनस 200 अपॉन में कितना हो जाएगा एल बी। ये हमारे पास हो गया, ध्यान से देख लें, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। रीअरेंज करता हूं, के ए अपॉन के बी, एल बी को भी वहीं ले जाता हूं, एल बी अपॉन एल ए। पहले से ही वहां पर आर ए है, इधर से आर बी जाएगा नीचे, तो ये आर बी का स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो जाएगा टी माइनस 200 इधर हो जाएगा, और उधर हो जाएगा 400 माइनस टी, हो गया। के अपॉन के बी कितना है 1/2, तो दिस इज 1/2। एल बी अपॉन एल ए ये 2/1, आर ए अपॉन आर बी 2/, यानी कि 4/1, बराबर टी माइनस 200 अपॉन 400 माइनस टी। 2 से 2 चला जाएगा, अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो थोड़ा मैं इसको इधर ले रहा हूँ, कितना हो जाएगा वो 1600 माइनस 4t इज इक्वल टू टी माइनस 200, 200 आ जाएगा, 2 चल जाएगा, तो 5t बराबर 1800, और 5 से ये कितनी बार कट जाएगा 360 बार, तो आंसर इज t बराबर 360 केल्विन। ओके, तो मैं यहाँ क्या फिल कर दूंगा 360 केल्विन। ओके, a inductor of a reactance 100 ohm, capacitance of the reactance is 50 ohm, and the resistance of resistor is 50 ohm, are connected in series with an AC source of 10 volt 50 hertz. Average power dissipated by the circuit is, हम सब जानते हैं सीरीज के अंदर है, तो R कितना दिया हुआ है यहाँ पर 50, तो Z निकाल लेता हूँ पहले मैं। व्हाट इज द Z, Z कितना आ जाएगा आपका अंडर ऑफ R का स्क्वायर कितना हो गया 50 का होल स्क्वायर, प्लस 100 माइनस 50 का होल स्क्वायर, क्या वही 50 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास Z आ जाएगा बच्चों 2√50, ये आ गया Z आ गया। ओके, अब हमारे पास क्या फॉर्मूला था पावर का, सिंपल सा फॉर्मूला होता है P बराबर IRMS VRMS कोस पाई, तो मैं से लिख रहा हूँ VRMS का स्क्वायर बाई जेड, कोस पाई कितना होता है R/Z, ये हमारी एवरेज पावर आ जाएगी। अब देखो VRMS 100 हो गया, भाई 10 था ना, तो 100 हो गया, जेड और जेड कितना होगा 2, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई, 50√2 आएगा ये, ₹50, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50√2 इंटू 50√2, और ऊपर भी कितना जाएगा R50। सोल्व करते हैं, 50 से 50 गया, √2 हो गया, 2 से 50 100 हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो हमारी जो पावर जाएगी वो कितनी जाएगी 1 वाट। तो दिस इज योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 49. नेक्स्ट, now the question number 50. M and R be the mass of the radius of a disk. Okay, a small disk of the radius r by 3 is removed from the bigger disk as shown in figure. The moment of inertia of the remaining part of the disk about an axis AB passing through the center O and perpendicular to the plane of the disk 4 by x mr square. Then the value of x, हमें x निकालनी है. ये हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. वैसे तो आप देख सकते हैं एक डिस्क है, ये m मास की डिस्क. यदि इसमें से मैं, इसकी रेडियस कितनी है, r है, r/3 रेडियस की डिस्क को रिमूव कर दूं, इसका मास m डैश, तो मेरे पास क्या यही डिस्क बच जाएगी. ओके, रेडियस r और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास, r/3, ये बच जाएगी. अब आप देखिए ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, इसका भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इसके अबाउट ही लिखना है. तो सबसे पहले आप मास निकालना है. एम डैश कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर कितना होता है, पाई सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन पाई आर स्क्वायर. तो एम डैश कितना हो जाएगा, एम डैश बराबर हो जाएगा हमारा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 9, ये हो जाएगा मेरा. सिग्मा कितना है, एम इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरा एम डैश आ जाएगा m/9. बहुत आसान सा काम हो गया. अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है पहले. तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा मैं, वो कितना होगा, इसका माइनस इसका तो सिंपल सा हो गया आपके पास, mr स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन इसका इसके अबाउट, और फिर ये वाली डिस्टेंस काम में आएगी, परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम. इसका कितना हो जाएगा, m/9 मास, तो ये हो गया. r कितना हो गया, r स्क्वायर बाई 9/2, तो ये हो गया. प्लस यहां आ जाओ आप कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक की, जो यहां पर है आपके पास, ये वाली डिस्टेंस, ये है 2r/3. कितनी है ये, 2r/3. तो हो गया हमारे पास m/9. 2r/3 का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर बाई 9, ये आपका आ गया. इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा सा मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ. ये हो गया हमारे पास यहाँ पर mr स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ पर मैंने mr स्क्वायर बाई 81 कॉमन लिया. कितना लिया, 81. तो इधर कितना बचा मेरा, 1/2, प्लस इधर कितना बचा मेरा, 4/1, ये बच गया. तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 4, 8 ऊपर 9/2 हो जाएगा ये. तो ये आ जाएगा मेरे पास 9/2. 9 से 9 करें, अब थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं अपन इसको. mr स्क्वायर बाई 2 माइनस 9/2 इंटू 81 इंटू mr स्क्वायर. ओके भाई बच्चों, 9 से 9 टाइम कट जाएगा. एलसीएम लोगे तो यू विल गेट, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर एलसीएम, ऊपर जाएगा 8 और ये कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 4/9 mr स्क्वायर. सोल्व करने यही आएगा आपका. और हमारे पास जो डिजायर्ड आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका x, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पर 9. ओके, थैंक यू.